बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से अहम तरीन मालूमात के साथ अब तक की जो अहम खबरें वो आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती, जो यकीन रखते हैं आइन की बालादस्ती पे, जमहूरियत पे, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबरें हैं और आज अच्छा दिन था। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, वक्त कम है, इसलिए सबसे पहले खबरों की तरफ चलते हैं। और एक तो आज का दिन मायूस कुन दिन था उन लोगों के लिए, उन ताकतवर लोगों के लिए जो ये समझते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए को ख़त्म कर दिया गया है, इमरान खान के नज़रिए को ख़त्म कर दिया गया है। और इमरान खान ने जो एक तहरीक शुरू की थी इंसाफ की और पाकिस्तान के अवाम को सही मानों में जमहूरियत देने की और फलाही ममलिकत बनाने की, वो आज नजरिया खत्म हो जाएगा। लेकिन आज जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ और कौमी असम्बली के इजलास से मनाजर, पहले वाले मनाजर और कौमी असम्बली के इजलास के अंदर के मनाजर, और फिर जिस तरीके से पीटीआई के मुंतखब अरकान कौमी असम्बली तैयारियां करके गए थे, उन सारी तैयारियों ने और सारे जोश और वलवले ने मेरा ख्याल है कि आज आसिम मुनीर साहब को ये सोचने पर मजबूर किया होगा कि उन्होंने गलत किया है जो भी किया है। और क्योंकि ये ज़रूरी है कि उन तक ये बात पहुंचाना, उन्हें ये एहसास दिलाना कि जो सोच सोच कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म सितम किया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, उसके वोटर्स को, उसके सपोर्टर्स को, उसके रहनुमाओं को, पहले दूसरे तीसरे दर्जे की क़यादत को, उसके ओहदेदारों को जिस तरीके से पाकिस्तान का दुश्मन समझकर ट्रीट किया गया, उनके साथ बदतरीन सलूक किया गया और उनको घरों से उठाकर उनको बेलिबास किया गया, मारा गया, पीटा गया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये नफ़रतों में तब्दील हो गई हैं। और ये नफ़रतों में तब्दील हो के अगर इनको रोकना है तो फिर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब को अपनी पॉलिसियां तब्दील करनी पड़ेंगी। अगर उन्होंने ये पॉलिसियां तब्दील ना की तो ये नफरत आगे से आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये 3 करोड़ वोटर्स की जमात है जो कि वोट लेकर असम्बलियों में पहुंची है। अगर 3 करोड़ वोटर को आप इग्नोर करेंगे, और 3 करोड़ वोटर तो वो है जो पहुंचा है, और इससे कहीं ज्यादा वोटर सपोर्टर जो है वो घरों में बैठा है और वो मुंतजिर है कि कब मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की, मिलिट्री लीडरशिप की पॉलिसी तब्दील होती है और अपने आप को इस्लाह करते हैं। तो ये बातें जो हैं वो बहुत ही अलार्मिंग हैं, क्योंकि आज कौमी असम्बली के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, मुंतखब अरकान ने, उनके अजीज व अकारिब ने, उनके कारकुनान ने ये साबित कर दिया है कि वो मुर्दा जमात नहीं है, वो जमात हकीकी जमात है, एक नजरिए की बुनियाद पर खड़ी है। और इमरान खान को सजाएं दें, बल्ले का निशान वापस लें और बाकियों को जेलों में डालें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज शहरयार आफरीदी भी मौजूद थे, सेनेटर फैसल जावेद भी मौजूद थे और बाकी भी जितने जेरे अताब उमर अयूब खान मौजूद थे, वो सब के सब आज पहुंचे हैं और पहुंचकर उन्होंने बताया है, जरताज गुल थी, किस किस का नाम लिया जाए, सारे के सारे जिनके साथ जुल्म सितम हुआ, जमशेद दस्ती थे, ये सब पहुंचे हैं और उन्होंने अपना हक अदा किया है और वो पार्टी के साथ डटे हुए हैं किसी भी सूरत में। सूरत हाल ये है, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कल रात समरी पर दस्तखत कर दिए थे और समरी पर दस्तखत करके उन्होंने ये कहा था कि वजीर आजम के लहजे और लगाए गए इल्जामात पर सदर ममलिकत ने कहा कि निगरान वजीर आजम ने जो लबो लहजा इख्तियार किया है वो काफ़ी अफसोसनाक है और काबिल मजम्मत है, क्योंकि काकड़ साहब जो हैं वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए थे। कल उनकी जो हालत है वो देखने वाली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन पे मायूसी के जो साए थे वो नज़र आ रहे थे। उसकी वजह यह थी कि इनका प्लान था कि हमने 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं करवाना, और अनवार काकड़ साहब अपनी निजी महफिलों में ये बताते होते थे कि इलेक्शन को भूल जाएं, हम तो आए हैं लंबे अरसे के लिए। और इसलिए उनको कल बहुत ज़्यादा मायूसी थी और ये इलेक्शन उनके एजेंडे पे नहीं थे और ना ही मिलिट्री लीडरशिप के एजेंडे पर थे कि ये इलेक्शन होने हैं 8 फरवरी को। इसलिए ये इलेक्शन हुए हैं पब्लिक प्रेशर में और आलमी प्रेशर में, इंटरनेशनल जो प्रेशर था उस प्रेशर में इलेक्शन तो इन्होंने करवाए, लेकिन इन्होंने उसके बाद फिर नताइज वह सारे के सारे चोरी कर लिए।
اس لیے صدر آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت ریاست کے سربراہ اور جمہوریہ کے اتحاد کی علامت ہیں۔ صدر مملکت نے لکھا، بحیثیت صدر مملکت نگراں وزیر کے جواب پر تحفظات ہیں۔ صدر مملکت کو عام طور پر اسمبلیوں میں ایسے مخاطب نہیں کیا جاتا، یہ ایک افسوسناک امر ہے۔ ملک کے چیف ایگزیکٹو نے صدر مملکت کو پہلے صیغے میں مخاطب کیا اور نگراں وزیر اعظم نے سمری میں ناقابل قبول زبان اور بے بنیاد الزامات لگائے، کیونکہ یہ خط کاکڑ نے نہیں لکھا تھا، یہ خط لکھا تھا جاتی عمرہ نے اور انہوں نے لکھوایا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس لیے صدر مملکت کو کل انوار کاکڑ نے گالم گلوچ والی زبان استعمال کی ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ ان کو بھی احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بھی قومی خزانے کو ایسے ہی لوٹا ہے جیسے شاہی خاندان جو ہیں وہ لوٹتے رہے ہیں، کیونکہ ان کا صرف ایک وزٹ ہی دیکھ لیا جائے انوار کاکڑ صاحب کا، جو کہ طیارہ لے کر نکلے تھے اور پھر مختلف ملکوں میں اپنی فیملی کے ساتھ مختلف ملکوں میں جہاں دل چاہا اتار لیا، ایفل ٹاور دیکھنے کے لیے طیارہ اتار لیا اور سیریں ویریں کرتے کرتے وہ پہنچے تھے، اور یو اے ای، سعودی عرب، پتہ نہیں کہاں سے ہو کے۔ تو اس لیے ان کو کافی مایوسی تھی، اس لیے انہوں نے صدر مملکت کے خلاف نازیبا گفتگو کی۔ صدر مملکت نے اپنے حلف اور ذمہ داریوں کے مطابق ہمیشہ معروضیت اور غیر جانبداری کے اصولوں کو برقرار رکھا۔ صدر انتخابی عمل میں ہونے والی بے ضابطگیوں اور حکومت قائم کرنے کے عمل سے غافل نہیں ہو سکتا۔ صدر کو قوم کی بہتری اور ہم آہنگی کے لیے قومی مفاد کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ صدر کی جانب سے وزیر اعظم کی قومی اسمبلی کے اجلاس سے متعلق سمری آئین کے آرٹیکل 45(1) کے عین مطابق واپس کی گئی۔ میرا مقصد آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت قومی اسمبلی کی تکمیل تھا، مگر میرے عمل کو جانبدار عمل کے طور پر لیا گیا۔ قرارداد مقاصد کے مطابق عوام کو اپنے ملک کے ایگزیکٹو فیصلوں سے میں حصہ لینے سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ صدر مملکت اسمبلی کے کچھ پیروں میں لگائے گئے آئین کی خلاف ورزی کے کچھ الزامات پر وقت صرف نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بات یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ نگراں وزیر اعظم کی ذمہ داری محض آئین کے تحت اور وقت کے اندر پرامن، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد پر سازگار ماحول فراہم کرنا تھا۔ اس معاملے پر مختلف حلقوں کی جانب سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا، مختلف کیسز کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی رائے اور مینڈیٹ کا سب کا احترام کریں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے حوالے سے سمری 26 فروری کی رات کو موصول ہوئی۔ سمری میں وقت کی غلطی موجود ہے۔ وزیر اعظم نے دوبارہ غور کرنے کے لیے سمری آئین کے آرٹیکل 48(1) کے مطابق واپس نہیں کی، اور صدر مملکت نے یہ جواب دیا ہے۔ صدر کو اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ آئین پاکستان کو اس کے حرف اور روح کے مطابق نافذ کیا جانا چاہیے، اور اگرچہ موجودہ انتخابی عمل میں ایسا نہیں کیا جا رہا۔ سمری کے پیرا 14 میں نگراں وزیر اعظم کی تجویز پر صدر مملکت اپنے موقف کا اعادہ کرتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 51 اور 91(2) پر سب کو عمل کرنا چاہیے اور ان کی روح کے مطابق نافذ کیا جانا چاہیے۔ کچھ دنوں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت مشق کر رہا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت ہونے والی مشق کو 21 دنوں میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا۔ ابھی تک الیکشن کمیشن اس عمل پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ مینڈیٹ آرٹیکل 51 میں دیے گئے وقت، مذکورہ تحفظات اور 21ویں دن تک مخصوص نشستوں کے معاملے کے حل کی امید کے پیش نظر قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو طلب کیا جاتا ہے۔ تو یہ اجلاس اس طریقے سے رات صدر مملکت نے سمری پر دستخط کیے اور یہ تحفظات اور یہ پورا خط جو ہے وہ ریکارڈ پر لے کر آئے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس بلانے میں اور اب تک الیکشن کے انعقاد سے لے کے اور الیکشن کے نتائج تیاری آج تک الیکشن کے نتائج تیار ہو رہے ہیں، اور یہ غیر آئینی اور غیر قانونی عمل جاری ہے، اور اس میں نگراں وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب نے ثابت کر دیا کہ وہ بھی اس غیر آئینی اور آئین شکنی میں ملوث ہیں، جتنا کہ چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے دیگر ارکان ہیں۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں بھرپور قسم کی تیاری کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے منتخب اراکین نے شرکت کی، اور عمران خان صاحب کے ماسک تیار کیے ہوئے تھے ان کے، اور وہ اراکین نے پہنے، خواتین نے بھی پہنے اور مردوں نے بھی پہنے، اور اس طریقے سے عمران خان کی تصاویر کے ساتھ جو ہے وہ شرکت کی۔ عمران خان کی تصاویر اٹھائی رکھی تھی اراکین نے، اور بھرپور قسم کے اور پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے عمران خان کے، قیدی نمبر 804 کے، اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے اس کو ایک فیسٹیول کے طور پہ منایا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، اور اس کے علاوہ جس طریقے سے سیکورٹی بڑھا دی گئی تھی، نواز شریف صاحب بھی آئے، مولانا فضل الرحمان صاحب آئے، محمود خان اچکزئی، سردار اختر مینگل صاحب،
भारी भरकम ये महफिली असम्बली है और इसमें शिरकत हुई मौलाना नवाज शरीफ साहब जो हैं, क्योंकि आज पलड़ा जो है वो भारी रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उन्होंने भरपूर तरीके से, क्योंकि फॉर्म 47 जो है वो उनकी मेजॉरिटी फॉर्म 47 वालों की आज असम्बली में जिन्होंने ओथ उठाया, बैरिस्टर गौहर ने सही कहा कि हमें ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो फॉर्म 47 के आए हैं और जो हारे हुए हैं, लेकिन अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होकर हल्फ उठा रहे हैं और झूठा हल्फ उठा रहे हैं। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये गलत हो रहा है और गैर आइनी हो रहा है और आइन शिकनी के मुतरादिफ है, क्योंकि इस वक्त असम्बली जो है ना ही मुकम्मल है। उन्होंने मज़कूरा आर्टिकल भी पढ़कर सुनाया कि किस तरीके से असम्बली से मुराद क्या है, कौमी असम्बली कब मुकम्मल होती है। कौमी असम्बली मुकम्मल होती है जब तमाम मखसूस नशिस्तों का ऐलान कर दिया जाए। और उन्होंने बताया कि हमारी तकरीबन 23 जो सीटें हैं वो अभी तक भी उनका ऐलान नहीं किया जा रहा मखसूस नशिस्तों का। तो बैरिस्टर गौहर ने की तकरीर थी। उसके बाद जैसे जैसे अराकीन ने अपने साइन किए और हलफ बर्दारी के बाद जब दस्तखत किए तो तस्वीरें, इमरान खान साहब की तस्वीरें वहां पर जाकर लहराई। नवाज शरीफ साहब भी आज पहुंचे और वो फॉर्म 47 के तहत पहुंचे थे और उन्होंने भी दस्तखत किए और उस वक्त उन पे एक चीज़ भी कोई उछाली गई। तो मैं समझता हूं कि ये चीज़, मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमल था, ये किसी और का अमल था और इसका मकसद कुछ और ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये सब के सब आज हुआ जी और भरपूर किस्म के आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाहिर की और उन्होंने कहा जी कि हक की जीत हुई। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा, उमर अयूब साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ हमारा इत्तेहाद है, तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो रहा है और तमाम मामला जल्द हल हो जाएंगे। ये चूं चूं के मुरब्बे में हालात दुरुस्त करने की सलाहियत नहीं है। जीत की हक की जीत हुई है। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा, जुल्म के बावजूद 100 के करीब अराकीन हमारे ईवान में पहुंचे हैं और मजीद अराकीन भी जल्द ईवान में पहुंचेंगे। और जरताज गुल ने कहा कि ईवान में अपने 80 रहनुमाओं और कारकुनों की बात जरूर करेंगे। मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आज अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। मियां अजहर साहब आज कौमी असम्बली में पहुंचे हैं जी और शेर अफजल मरवत साहब पहुंचे हैं। अवाम ने जिस मकसद के लिए मैंडेट दिया इस पर काम करेंगे और अवाम ने बसीदा निज़ाम को नई जहत देने के लिए मैंडेट दिया है। शेर अफजल मरवत ने कहा, हकीकी आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और समाजी इंसाफ के लिए किरदार अदा करेंगे। इसी तरीके से अता तारड़ भी आए जी। उन्होंने कहा जी खत के मामले में मैं आपको बता दूं कि IMF को जो खत लिखा गया जी उस पर बड़ा मसला बना हुआ है, बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंच रही है इस मामले में। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने और जनाबे उमर अयूब खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भरपूर तरीके से उन्होंने कहा कि यह खत बिल्कुल सही लिखा गया है और ये खत लिखा गया है घुस बैठियों के खिलाफ। जो घुस बैठिए इस वक्त ईवानों में पहुंच चुके हैं उनके खिलाफ ये खत लिखा गया है। और हकीकत तो यह है कि गद्दारी असल में वो है जो घुस बैठिए फॉर्म 47 के तहत पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज हो चुके हैं, वो है गैर आइनी और आइन शिकनी। ये गद्दारी नहीं है जो कि हम कर रहे हैं। हमने जो खत लिखा है हमने यही कहा है कि इस वक्त इक़्तिदार पर काबिज हैं घुस बैठिए और उनके होते हुए पब्लिक फंड जो है उसमें खुर्द-बुर्द होगी। ये खाइन लोग हैं और इन पे इस तरीके से इनको रोका जाना चाहिए। तो बहरहाल जी ये सब कुछ चीज़ें चल रही हैं और आज का इजलास जो है वो इस तरीके से आज इजलास मुकम्मल हुआ। और दूसरी जानिब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए भी कल इंतखाब होगा। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का अय्याज सादिक साहब और गुलाम मुस्तफ़ा शाह जो हैं उनको उतारा गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। अय्याज सादिक नून लीग के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी और इनमें आपस में तय हो गया था। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आमिर डोगर हैं स्पीकर के उम्मीदवार और डिप्टी स्पीकर के लिए भी मैदान में उतार दिए गए हैं। इस तरीके से जी ये दो काम किए गए हैं। जुनेद खान को उतारा गया है डिप्टी स्पीकर के लिए और वो इलेक्शन लड़ेंगे और कल इसका इलेक्शन होगा। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वाज़ेह बरतरी के साथ आ चुके हैं, जीत चुके हैं। और खैबर बलूचिस्तान में भी जो है वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान पावर शेयरिंग हुई है और उनकी भी वहाँ पे भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया। बाकी तो खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।